जैन साथियों, कैसे हुई सभी? कल हमने जिले पढ़ी थी ना, सारी की सारी याद होगी क्या? बहुत ही बढ़िया बात है। और आज अपने एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, भारत की प्रमुख मृदा, माटी। हाँ, माटी। माटी नाम सुन रहे हो भाई? पढ़ेंगे आज भारत की प्रमुख मृदा। भारत की प्रमुख मृदा है ना। मृदा क्या होती है भाई? मिट्टी। अच्छा, मिट्टी होती है। और मिट्टी क्या होती है? मृदा होती है। हाँ, मिट्टी है ना। चलो कोई बात नहीं। कार्बनिक जो अकार्बनिक पदार्थ से मिलकर क्या हो जाता है कि जो पत्थर वगैरह होता है वो महीकणों के अंदर बदल जाते हैं। वो क्या हो जाती हैं? उनको क्या बोलते हैं? मिट्टी बोलते हैं। अलग अलग प्रकार से होती है ना। सीधा एक प्रश्न आता है कि मिट्टी, पहले तो ये बताओ कि मिट्टी दिवस यानी मृदा दिवस कब मनाया जाता है? मृदा दिवस है। मृदा दिवस कब मनाया जाता है भाई? आवाज नहीं आनी चाहिए, आवाज मत करो भी, पहले कह रहा हूं मैं। 5 दिसंबर को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? मृदा दिवस मनाया जाता है। फिर मृदा यानी मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं? मिट्टी के अध्ययन को, बिल्कुल भाई, इसको बोलते हैं पेडोलॉजी बोलते हैं। पेडोलॉजी बोलते हैं। पेडोलॉजी बोलते हैं। बहुत बार प्रश्न आता है कि मिट्टी के अध्ययन को क्या बोलते हैं? पेडोलॉजी बोलते हैं। मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 दिसंबर को मनाते हैं। अगर प्रश्न आ जाए कि भारतीय मृदा को कितने भागों में बांटा गया, यहां से सीधा डायरेक्ट प्रश्न। भारतीय मृदा को कितने भागों में बांटा गया भाई? हाँ, ऐसा प्रश्न आता है डायरेक्ट ही। 8 भागों में बांटा गया है। अर्चना करवा रखी है पिछला पुरानी है, ऊपर ग्रैंड छत पर है माटी याद होनी के तो आड़ो रवि केजना आड़ा नहीं ते 4-5 जना बैठे नहीं पहले ऊपर 4-5 जना केजना। भारतीय मृदा को 8 भागों में बांटा गया है ना। जलोढ़ मृदा हो गया, पीली मृदा हो गया, लेटराइट मृदा हो गया, पर्वतीय मृदा हो गया, है ना। ये सारी की सारी जो मृदाएं हैं, यानी कुल मिलाकर 8 भागों के अंदर इनको बांटा गया है। और एक एक मृदा के बारे में हम पढ़ेंगे, ध्यान रखना, ठीक है ना। सबसे पहले हमें कौन सी मृदा पढ़नी है? सबसे पहले हमें पढ़नी है जलोढ़ मृदा। पहला थ्योरी बता देता हूँ सारों की, उसके बाद फिर अपने मैप पे भी देख लेंगे भी कहां पे कौन सी मृदा पड़ती है ना। जलोढ़ मृदा के बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहले तो ये देखो कि जलोढ़ मृदा का निर्माण कैसे होता है अभी। जालोढ़ लिखना नहीं है, एक बार समझना है। डेल्टा बना है। जलोढ़ मृदा का जो निर्माण होता है वो होता है नदियों के द्वारा लाए गए, नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद के निरंतर जमा होने से, होता है। निरंतर जमा होने से किस मृदा का निर्माण होता है अभी? किस मृदा का निर्माण होता है? नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद। अवसाद क्या होती हैं? अवसाद कंकर पत्थर हो गया, और भी इसके अंदर मिक्स वैरायटी है ना। आपने गगर नदी देखी है क्या? नहीं देखी कभी? ये यहाँ से निकलती है ना, दोरोगढ़ है। दोरो को नहीं, ये पुल बना हुआ है, यहाँ से निकलती है, कभी देख के आना। अभी तो नहीं है ना। तो उसके अंदर जो पानी होगा ना, ऐसे लग रहा है जैसे कि चाह दखड़ी की तरह चाह। हाँ, ये लगी चाह जान आ रही है, मतलब हर प्रकार की वैरायटी भी अंदर थाने मिल जाएगी। हाँ, कंकर पत्थर गोबर मतलब सब कुछ मिक्स होता है। उनको क्या बोलते हैं? अवसाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? अवसाद बोलते हैं। और उनके धीरे धीरे जमा होने से, अब की बार अगर कोई बोलेगा ना तो सारों की रेड बनाऊंगा, ध्यान रख लिया। मैं कोई बोलू तू ही आवाज आ गई तो पहले ना रही हूँ। हाँ, तो उनके सारों के अवसाद के जमा होने से किसका निर्माण होता है भाई?
अवसाद के जमा होने से किसका निर्माण होता है? जालोढ़ मृदा का निर्माण होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर ये पूछा जाता है कि भारत में सर्वाधिक भाग पर कौन सी मृदा मिलती है? तो भारत में सर्वाधिक भाग पर यही मृदा मिलती है। भारत में सर्वाधिक भाग पर यही मृदा मिलती है भाई। सर्वाधिक भाग पर है, भाग पर यही मृदा मिलती है, यही मृदा मिलती है। अब पूछे कितने परसेंट पर मिलती है? तो परसेंट के अंदर आपको रखना है कि यह 43% भाग पे फैली हुई है। यह 43% पे फैली हुई है, फैली हुई है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। 43.7 दे दी है, लेकिन 43 याद रखनी है, लगभग 43 याद रखना है अपन को, ठीक है ना। पॉइंट ऑल तक चक्कर ना रखो, या 43 आएगा या 44 आएगा, दोनों में से एक आएगा। ये अपन भी 43 दे देगा 44 दे देगा ना, या 43 देगा या 44 देगा, दोनों में से एक देगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है जालोढ़ मृदा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार कौन कौन सी होती है? हाँ, पहले आप इतना लिखिए, उसके बाद में जालोढ़ मृदा के प्रकार बताऊंगा आपको कौन कौन से प्रकार होते हैं। सभी ने लिख लिया? हाँ, जिन्होंने नहीं लिखा वो लिखो, फिर आगे चलते हैं अपने। किसान दिवस कब मनाया जाता है रे? मनाया जाता है ना। मृदा दिवस 5 दिसंबर को। और कल कौन सा दिवस था? 28 फरवरी विज्ञान दिवस था। चलिए आगे। ये देखो भी, हम बात करें भारत की प्रमुख मृदा की बात कर रहे हैं। मृदा दिवस कब मनाया जाता है भाई? मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं? भारतीय मृदा को कितने भागों में बांटा गया है? पहली जालोढ़ मृदा, इसका निर्माण कैसे होता है? भारत में सर्वाधिक भाग पर कौन सी मृदा मिलती है? कितने परसेंट भाग पे? जालोढ़ मृदा अब कितने प्रकार की होती है वो हम देखते हैं भाई। हाँ, यहाँ पे है जालोढ़ मृदा, और इसको हमने बांटते हैं 2 भागों के अंदर। एक भाग होता है खादर, एक तो होता है खादर, और एक होता है आपका बांगर। अब दोनों में डिफरेंस देखो भी क्या है। इसे बोलते हैं नवीन जालोढ़ मृदा, इसे बोलते हैं पुरानी या प्राचीन बोल दो जालोढ़ मृदा। ये भी क्या है और ये भी क्या है, लेकिन जालोढ़ मृदा का निर्माण कैसे होता है? जालोढ़ मृदा का निर्माण कैसे होता है? तो ये भी जालोढ़ है और ये भी जालोढ़ है। ये पुरानी कैसी हुई, ये नवीन कैसी हुई है? हाँ हाँ बताओ। सूखने की बात में इसके 2 लॉजिक है। देखो भाई, मैंने बता रखे हैं पहले भी। पहला लॉजिक ये है कि देखो, मान लो यहां से नदी जा रही है, इस प्रकार से नदी जा रही है। कल आपको बताया था गोखरू झीलों के बारे में, याद है क्या? एक तो ये चीज अभी यहां से नदी जा रही है, ठीक है। अब क्या हुआ कि जैसे ही नदी के अंदर भाव क्षेत्र अधिक आएगा तो नदी क्या करेगी, अपने यहां से मान लो ये कट करके और सीधे यहां से ये मिल जाएगी। हमने बोला था ना गोखरू झीलों के बारे में, कल ही पढ़ा था। इस प्रकार से मिल जाएगी। तो ये वाला जो भाग है ये यहाँ पर देखो, अगर बड़ा हो जाएगा तो झील बन जाएगी, अगर छोटा भाग होगा तो ये यहाँ पर धीरे धीरे क्या करेगा, ये सूख जाएगा।
धीरे धीरे सूख जाएगा। अब नदी क्या करेगी, यहाँ से सीधी आ रही है और यहाँ से जा रही है, यहाँ तक आ ही नहीं रहा, अवसाद नहीं आ रहा है, तो ये जो यहाँ पर जो मिट्टी होगी ना वो पड़ी पड़ी क्या हो जाएगी भाई, पुरानी हो जाएगी। और इन पुरानी मृदा को क्या बोलते हैं, क्योंकि कभी ना कभी तो यहाँ पे अवसाद जमा हुए थे ना, अवसाद के जमा होने से ही तो इसका निर्माण हुआ है, इसलिए इसे बोलते हैं पुरानी जालोड मृदा। एक तो कारण ये है जालोड मृदा का, पुरानी जालोड मृदा का बनने का। दूसरा कारण देखो क्या है, दूसरा देखो भी कारण क्या है बनने का। अब यहां से मान लो ये कोई पर्वत है, पठार है, यहां से नदी निकली, नदी निकल के जा रही है इस प्रकार से, ठीक है, ये इसका बहाव क्षेत्र है, अपवाह तंत्र है ये इसका। ही नॉर्मल जब बारिश हो रही है तो ये यहां तक इसके अंदर क्या जा रहा है भाई, पानी जा रहा है, तो इसके अंदर नॉर्मल यहां से क्या जा रहा है भाई, पानी जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। मान लो इसकी आपकी बार क्या हुआ कि मानसून अधिक आ गया, मानसून अधिक आएगा तो बारिश भी अधिक होगी, बारिश अधिक होगी तो नदियों के अंदर पानी भी कम हो गया, ज्यादा होगा। हाँ देखो हर बार तो यहां तक पानी जा रहा था, अब ये पानी कहां तक जाएगा इस बार है, सिद्धोगंजा है यहाँ तक, इस प्रकार से यहाँ तक, और इसका पानी भी यहाँ तक इस प्रकार से। पहले अवसाद यहाँ तक जमा हो रहे थे, अब अवसाद यहाँ तक भी जमा होंगे, होंगे ना, अब अवसाद यहाँ पे जमा हो गए इस प्रकार से, और नीचे भी यहाँ पे जमा हो गए। अब क्या हुआ कि अगली बार ये हुआ कि बारिश मतलब मानसून इतना ज्यादा नहीं आया, बारिश कम हुई, कम हुई तो नदियां वापिस से यहाँ से बहने लगी, है ना, वापिस से यहाँ पे बहने लगी, तो अवसाद यहाँ पे तो नवीन जमा हो गए, क्या साइड वाले भाग में कोई नवीन जमा हुए, तो ये जो साइड वाली जो मिट्टी है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं बांगर, यानी क्या होगी भाई, पुरानी होगी। ये बात आपको ध्यान में रखना है विशेष रूप से। इस प्रकार से आपको ये ध्यान में रखना है कि नवीन मिट्टी कैसे बनी थी और पुरानी मिट्टी कैसे बनी थी, ये बात आपको विशेष रूप से पता होनी चाहिए भी, ठीक है। अब अपने चलते हैं आगे, चलते हैं थोड़ा सा, ये दो प्रकार आपको है, कौन कौन से प्रकार, ये आप लिख लो भाई जल्दी से, फिर आगे चलते हैं, 2 मिनट में लिखो जल्दी से, लिख लिया। जलोढ़ मृदा दो प्रकार की, खादर और बांगर, नवीन जलोढ़ मृदा और पुरानी जलोढ़ मृदा, ये आपको ध्यान में रखना है और कुछ भी ध्यान में नहीं रखना। अच्छा एक और चीज भी बताई थी, एक और आपको बाबर भी बताया था, तराई भी बताई थी, किस किस को याद आ रही बाबर और तराई के बारे में, हाँ इतनों को याद है, बाकी रे हाँ बताना क्या होता है बाबर, तिरंगोनी, चलो भी अपनी और बात करते हैं, जालोढ़ मृदा का विस्तार, जालोढ़ मृदा का विस्तार, जालोढ़ मृदा का विस्तार। अब विस्तार कहाँ कहाँ मिलेगा, जहां पर नदियां चलेगी भी, नदियां कहाँ चलती है, 3 मुख्य नदी है ना, कौन कौन सी, गंगा हो गया, सिंधु हो गया, और कौन सी होगी आपकी ब्रह्मपुत्र हो गया, उनके जहां भी भाव क्षेत्र है वहां पर कौन सी मृदा मिलेगी। अब देख लो भी कहाँ कहाँ है, तो आपको आंसर आ जाएगा, पहले तो कौन सा आ जाएगा, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड भी, थोड़ा सा भाग उत्तराखंड का आता है ना, मैदानी भागों में प्रवेश करती है, हरिद्वार वगैरह आ जाता है, ऋषिकेश वगैरह आ जाता है ना, और उसके बाद में नीचे चलते हैं तो बिहार, आंध्र प्रदेश कितना है, बिहार, बिहार के बाद में आगे झारखंड, झारखंड के बाद में पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद में असम,
असम, असमी, असमी इसमें विस्तार है ही है। इसके अलावा देखो भी इस थोड़ा बहुत भाग गुजरात के अंदर, क्योंकि यहाँ से ताप्ती नर्मदा वगैरह नदियां बहती है ना, तो और थोड़ा सा भाग आता है इसके राजस्थान के अंदर, क्योंकि माही नदी आती है, चंबल नदी भी यहाँ से होकर निकलती है, तो थोड़ा बहुत राजस्थान का भी आता है। ये मुख्य मुख्य जिले हैं। महाराष्ट्र में काली मृदा मिलती है, क्योंकि वहां पे दक्कन ट्रेप है, दक्कन का पठार है जो कि ज्वालामुखी से निर्मित है, इसलिए वहां पर काली मिट्टी मिलती है, बेसाल चट्टानों से निर्मित है। महाराष्ट्र नहीं आएगा। जालोट मृदा की बात कर रहे हैं तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम में और गुजरात और राजस्थान में इसका विस्तार है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर फसल कौन सी होती है। फसल जालोट मृदा में कौन कौन सी फसल होती है भी? चावल होता है, प्लस में गेहूं होता है, प्लस में जौ होता है, प्लस में ज्वार होती है, बाजरा तो सूखा सहन करने वाली में आ जाती है। ये आपको जानना है मुख्य रूप से है, ठीक है ना। चावल हो गया, गेहूं हो गया, जौ हो गया, ज्वार वगैरह ये ज्यादा यहाँ पे होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आपको क्या ध्यान रखना है कि इसमें फास्फोरस और पोटास की अधिकता रहती है। इस मिट्टी में फास्फोरस और पोटास की अधिकता रहती है, पोषक तत्व ध्यान रखना। और नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी रहती है, ध्यान रखना। नाइट्रोजन की कमी रहती है इसके अंदर, और मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाने के लिए डालने की खेती की जाती है, ध्यान रखना। इसमें है दालों की, जैसे चना की दाल हो गई है ना, दाल जितनी भी दालें होती है उनकी बीज जाता है। इसमें नाइट्रोजन तथा ह्यूमस की कमी रहती है। ह्यूमस की कमी रहती है। इतनी सी है आपकी कौन सी मृदा भाई? जालोट मृदा। पोटास पोषक तत्व है, मिट्टी के अंदर होगा, जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा वो उपजाऊ होगी, ध्यान रखना। जल्दी लिखो थोड़ा सा है। आगे चले। अब देखो भी अपनी बात करते हैं लाल मृदा की। लाल मृदा, लाल पीली मृदा बोलते हैं इसे, वैसे लाल पीली मृदा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बताते हैं, लाल पीली मृदा बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि इसका निर्माण कैसे होता है अभी। निर्माण के बारे में देखो भी आपको बताता हूं मैं कि ये देखो अपनी है पर्वत है, ये है पर्वत। पर्वत के नीचे ये यहाँ पे, ये नीचे क्या है, यहाँ पे ये नीचे मेग्मा बाहर आता तो लावा बनता है, मेग्मा। अब ये बाहर आएगा तो लावा बनेगा, ठीक है ना।
अब ये मेघमत जब धीरे धीरे बाहर आने का प्रयास करता है, मान लो ये नलिकाओं के रूप में बाहर आने का प्रयास करता है यहां से, ये वाला भाग मान लो यहां से मजबूत है, विस्फोट नहीं हो पाता है, तो ये मेघमा क्या करता है, इसके अंदर वाले भाग में यहां पे जमा हो जाता है। इस प्रकार से इस चट्टानों के भाग में यहां पे जमा हो जाता है। जमा हो गया ना, तो यहां पर एक चट्टान बन जाती है, इसे क्या बोलते हैं, नीच चट्टान, नीच चट्टान बोलते हैं। और नीच चट्टान हो जाती है, वो अंदर बनती है, जैसे ही ऊपर की मिट्टी यहां से हटती है तो नीच चट्टानें दिखाई देने लग जाती है। और ये नीच चट्टानों के टूटने से किसका निर्माण होता है, लाल मृदा का निर्माण होता है। ध्यान में रखना कि नीच चट्टानों के टूटने से किस मृदा का निर्माण होता है, तो लाल मृदा का निर्माण होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब नीच चट्टानें कैसी होती है वो मैंने आपको बता दी है कि मेघ जब आता है बाहर नहीं निकल पाता है, अंदर की तरफ जमा हो जाता है, तो उसे नीच चट्टानें कहते हैं। जब बाहर की तरफ यहाँ पे जम जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, बेसाल चट्टानें बोलते हैं, जिनके टूटने से काली मृदा का निर्माण होता है। दक्कन ट्रेप के अंदर पढ़ाया था, याद आ रहा है क्या, दक्कन ट्रेप और दक्कन का पठार, याद आ रहा है क्या, है ना, महाराष्ट्र और कर्नाटक में फैला हुआ है, बताया था आपको। निर्माण के बारे में कुछ जानना है कि नीच चट्टानों के टूटने से, नीच चट्टानों के टूटने से इस मृदा का निर्माण होता है, इस मृदा का निर्माण होता है, निर्माण होता है। भारत में पाई जाने वाली दूसरी प्रमुख मृदा है, ये ध्यान रखना। पहली कौन सी है, भारत में पाई जाने वाली दूसरी प्रमुख मृदा, काली मृदा मत कराना, ये है ध्यान रखना, दूसरी मृदा, दूसरी प्रमुख मृदा है, दूसरी प्रमुख मृदा है। नाम क्या है भाई, लाल मृदा। लाल मृदा का लाल रंग किसके कारण होता है, इसका लाल रंग, इसका लाल रंग आयरन, आयरन बोले तो लोहा, आयरन ऑक्साइड के कारण होता है, ऑक्साइड के कारण होता है, ऑक्साइड के कारण, आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग कैसा होता है भाई, लाल होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे बात करते हैं कि जब इस मृदा में नमी रहती है, नमी मतलब आर्द्रता, नमी रहती है, तो इसका रंग कैसा रहता है भाई, लाल रहता है। तथा नमी खत्म होने के बाद में, नमी खत्म होने के बाद में, इसका रंग कैसा हो जाता है भाई, इसका रंग पीला हो जाता है, पीला हो जाता है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, लाल पीली मृदा बोलते हैं। आपने देखा होगा कुछ मिट्टी है, जैसे आपने उसको गिल्ला कर रखा है ना, जब तो अलग होती है, जैसे वो सूख जाती है ना तो ऐसी बुरी बुरी से अलग से दिखाई देने लगती है। कभी देखा होगा, नोटिस किया होगा, वो वाली चीज है। जब इस मृदा में नमी रहती है तो इसका रंग है वो लाल रहता है, तथा नमी खत्म होने के बाद में इसका रंग कैसा हो जाता है, भी पीला हो जाता है। इसलिए इस मृदा को क्या कहते हैं, लाल पीली मृदा कहते हैं। ठीक है, इसमें देखो भी, इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी रहती है भाई। पोषक तत्व है, बता तो रखा है, इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी रहती है। मिट्टी के अंदर पोषक तत्व होता है, जितना अधिक होता है उतना मतलब बढ़िया किस्म की होती है। नाइट्रोजन अपने नहीं डालते क्या, खाद नहीं डालते आपने, यूरिया वगैरह, दूसरी को बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, डीएपी, तो इसी के अंदर ये सारे गुण होते हैं ना। अपने बोलते हैं ना कि हाँ ये थोड़ा थोड़ा भी फसल बद नहीं रही है, मतलब ग्रोथ नहीं कर रही है, क्या करो यूरिया कर दो। और उसके अंदर आप देख रहे हो, उसके अंदर लिखा हुआ नाइट्रोजन इतना % होती है, इतना % होती है, उसके अंदर सारा कुछ लिख सकता है। देखा है क्या भैया, ह्यूमस में लिखा है
गोबर खाद, हाँ गोबर खाद की भी बढ़िया है, वो तो सबसे उपजाऊ होती है जानवर ना। फास्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी रहती है इसके अंदर, ये आपको ध्यान में रखना है। कौन से के अंदर रहती है? लाल मृदा के अंदर रहती है। अब बात करते हैं कि इसके विस्तार के बारे में। ऊपर लिख देंगे, नहीं तो लिखो फिर एक बार से, विस्तार बताऊंगा ना। जल्दी लिखो, विस्तार के बारे में बताऊंगा ना, विस्तार कटा कटाएंगे। बता रहे हो नहीं क्या? बस वो लिखो, विस्तार विस्तार के बारे में और लिख लो इसे जल्दी से, अभी तो विस्तार बताऊंगा, कटा कटा है आने इसलिए के कोई नहीं। विस्तार ऊपर देखो थे। अब देखो विस्तार के बारे में, विस्तार कहाँ कहाँ है इसका वो देखते हैं। विस्तार की बात करूं तो ये आ जाती है आपके दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, बूंदी में विशेष मिलती है वैसे। उसके बाद में गुजरात के अंदर भी कुछ मिलती है। उसके बाद में इधर नीचे वाले भाग में, इधर हमने चलते हैं ना, तेलंगाना के अंदर मिलती है, उड़ीसा के अंदर मिलती है, आंध्र प्रदेश के अंदर मिलती है, हाँ आंध्र प्रदेश के अंदर मिलती है। और अगर हम बात करें तो कुछ भाग इसके अंदर आ जाता है, किसका भी, कर्नाटक, महाराष्ट्र का ऊपरी भाग भी आ जाता है ना इसका, महाराष्ट्र का कुछ भाग इसके अंदर आता है, महाराष्ट्र का उत्तरी भाग। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, गुजरात का कुछ भाग आता है, तेलंगाना, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश आ जाता है, और उत्तरी भाग तमिलनाडु का भी आ जाता है इसके अंदर। ये थोड़ा सा ध्यान नहीं लगभग दो दक्षिणी है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान लगभग बूंदी के थोड़े से भाग के अंदर ये मिलती है, ध्यान रखना है ना। गुजरात के भी उत्तरी भाग के अंदर मिलती है, तेलंगाना के अंदर मिलती है, उड़ीसा में मिलती है, आंध्र प्रदेश में भी मिलती है, महाराष्ट्र का उत्तरी और महाराष्ट्र का उत्तरी भाग में मिलती है ये लाल मृदा, इतनी सी है। चलें आगे। लाल व पीली मृदा के अंदर फसलें जैसे सूखा सेलगन होती है ना, मक्का हो गया, ये हो गया ना, ये वगैरह हो जाती है। यहाँ पे मक्का हो गया, ग्वार हो गया, आराम से आसानी से हो जाती है। महाराष्ट्र की उत्तरी भाग के अंदर होती है, पूरे भाग के अंदर वही बात कर रहा मैं। महाराष्ट्र तो गन्ने और कपास के लिए प्रसिद्ध है, हाँ लाल मृदा के लिए यहाँ हो जाती है। लेटराइट मृदा होती है ना, उसके अंदर होती है, उसके अंदर होती है। अरे तू वेट तो का थोड़ा सो जी चक रखे, रुक एक मिनट, सारा आ जाए, टेंशन ना ले, इसके अंदर नहीं होती है। हाँ थोड़ा सा वेट तो कर, सारी लिखवा दी, टेंशन क्या ले तुम। लेटराइट मृदा है वो, ठीक है। सही और कॉफी के लिए लिखवा रखा है, पहले भी लिखवाया हुआ है। एक और देखो भी अपनी बात करते हैं, काली मृदा। काली मृदा देखो भी, पहले देखो इसका निर्माण कैसे होता है। निर्माण, काली मृदा का निर्माण देखो कैसे होता है। यहां पर ये है इस प्रकार से, ये क्या है, ये है चट्टान, चट्टान है, और नीचे ये यहाँ पे क्या पड़ा है भाई, ये यहाँ पे पड़ा है मेग्मा, ठीक है। अब मेग्मा क्या करेगा, यहां से पतली पतली नलिकाओं के रूप में ऊपर आएगा, यहां से पतली पतली नलिकाओं के रूप में ऊपर आता है, और ये हो गया इसका अंदर विस्फोट, विस्फोट हो गया। तो यहां से ये क्या करेगा, ये जो लावा है, ये लावा यहां पर इस प्रकार से यहां पे जमा होगा, ये क्या है, लावा है, और यहाँ पे ये भी क्या हो गया, इस प्रकार से ये लावा जमा हो गया, ये लावा जमा हो गया। अब ये लावा क्या करेगा, धीरे धीरे ताप और दाब की प्रक्रिया करते करते ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ठंडा होना शुरू हो जाएगा, ये होगा धीरे धीरे ठंडा।
अब जैसे ही ठंडा होगा तो ये क्या हो जाएगा, कठोर, कठोर हो जाएगा तो ये बन जाएगी चट्टान। और चट्टान कौन सी बनेगी, यहां से बेसाल्ट। ये कौन सी चट्टान बन गई भाई, बेसाल्ट चट्टान का निर्माण कैसे हुआ था, ज्वालामुखी के फटने से जो लावा आया था, लावा के जमने से जिस चट्टान का निर्माण हुआ उसे बेसाल्ट चट्टान बोलते हैं। और बेसाल्ट चट्टान के फटने या टूटने से, यानी टूटने से किसका निर्माण होता है, काली मृदा का निर्माण होता है। अगर मैं बोलूं अंदर जमा हो गया तो कौन सी चट्टान बनी, और नीच के टूटने से, हाँ ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये इस प्रकार से किसका निर्माण होता है, काली मृदा का, बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से, इसको करते हैं। काली मृदा का निर्माण ना, ये देखो भी अपनी इस मृदा का निर्माण, इस मृदा का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से होता है। बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से होता है, टूटने से होता है, बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से होता है, ठीक है। और बेसाल्ट चट्टान का निर्माण, बेसाल्ट चट्टान का निर्माण, चट्टान का निर्माण ज्वालामुखी के फटने से होता है, ज्वालामुखी के फटने से होता है, फटने या उद्गार से होता है, उद्गार से होता है। इसलिए इस मृदा को ज्वालामुखी मृदा के नाम से भी जानती हैं। इसलिए इस मृदा को ज्वालामुखी मृदा के नाम से भी, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ज्वालामुखी मृदा के नाम से भी जानती हैं, ज्वालामुखी मृदा के नाम से जानती हैं, के नाम से जानते हैं। और अन्य उपनाम क्या क्या है इसके, देखो भी उपनाम इसको बोलती हैं क्या, इसे बोलते हैं रेगूर मृदा, रेगूर मृदा, इसे बोलते हैं सतह जुती हुई मृदा, सतह जुती हुई मृदा क्यों बोलते हैं वो भी बताएंगे, सतह जुती हुई मृदा भी बोलते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले ये बात करते हैं कि सतह जुती हुई मृदा क्यों बोलती हैं, क्योंकि इस मृदा में आयरन, इस मृदा में आयरन की अधिकता रहती है भाई। इस आयरन के साथ साथ में सिलिका तत्व पाया जाता है। इसके अंदर कौन सा तत्व मिलता है, सिलिका, सिलिका तत्व अधिक मिलता है। और सिलिका तत्व की अधिकता के कारण क्या होता है कि इसके अंदर जब पानी लगता है, मान लो पानी जाता है, जैसे इसके अंदर पानी डाला तो इसके अंदर क्या आ जाएगी, नमी आ जाएगी, नमी आएगी ना। अब नमी के अंदर क्या होगी, वापस के अंदर जुड़ी हुई रहेगी ये। और जैसे ही सिलिका तत्व में मान लो ये नमी धीरे धीरे कम होगी, तो सिलिका तत्व की अधिकता के कारण इसके अंदर क्या हो जाती है, आपस के अंदर दरारें पड़ जाती है, दरारें पड़ जाती है ना। तो दरारें पड़ने के बाद में ऐसा लगता है कि इसको किसी ने मतलब जोत के छोड़ा है, जोत के मतलब हड़ मार के छोड़ा है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, सतह जुती हुई मृदा बोलते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो रुक जा 2 मिनट, ठहर सो रख से तू है, ज्यादा उताड़ हो रही है, समझ ले पहला मर ले। लिखो आगे, कल से लिखना किसी को भी नहीं है क्लास के अंदर, बाद में नोट्स बनाने और वो भी वीडियो देख के, और किसी ने कॉपी पेन चला लिया ना, हिसाब लगा लेना, फिर करता हूँ मैं बातों से। और कल उसके बाद में डेली नोट्स भी चेक करूंगा मैं, समझ लो अटैच समझने के लिए आया हूँ मैं। यहाँ पे लिखा हुआ तो बहुत है किताबों के अंदर, वो लिया ना बुक जाके वहां से, अपने इसकी बुक आती है ना, एनसीईआरटी पढ़ लेना, एनसीईआरटी की पढ़ लेना, तो मैथ्स वर्णमाला की बुक आती है, उनमें से करवा रहा हूँ आपको डाटा, मैथ्स वर्णमाला की ऑथेंटिक बुक है, पढ़ लेना वहां से, बहुत लिखा हुआ है। हाँ मैथ्स वर्णमाला की बुक आती है, ऑथेंटिक बुक का साथ में। ऐसा तो है नहीं कि समझ ले तो लॉन्ग टाइम तक कम आएगा, छापड़ों की मिला रे, छापड़ तो भी गणी पड़े है, नोट्स दे दो, मैंने नोट्स दे दो, अरे छापड़ को नहीं पड़े, नोट्स दे देगा थाने, अगर ना भी थारा लिखी जाए तो समझना जरूरी है जितना मैं समझाना रही हूं। नो जो और तो 12 उड़ जाऊं। ठीक गुरु, यह मर्दा, यह सतह जुती मर्दा बोलती है। इस मर्दा में
इस मृदा में सिलिका तत्व की अधिकता रहती है, ध्यान रखना भाई, इस मृदा में सिलिका तत्व की अधिकता रहती है, तत्व की अधिकता रहती है, तत्व की अधिकता रहती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, अधिकता रहती है, जिस कारण से क्या होता है भाई, जिस कारण से जब इस मृदा में नमी रहती है, जब इस मृदा में नमी रहती है तो यह आपस में जुड़ी हुई रहती है, तो जैसे ही नमी खत्म होती है, नमी खत्म होती है तो इस मृदा में दरारें आ जाती है, इसलिए इसे सतह जुती हुई मृदा कहते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और देखो भी, और हम बात करते हैं इस मृदा के बारे में। तो इस मृदा का काला रंग किसके कारण होता है? इस मृदा का जो काला रंग है वो होता है इसके कारण होता है, ध्यान रखना, ठीक है, टाइटेनियम फेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है, और इसका के कारण होता है, ध्यान रखना। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है धातुओं का समूह होता है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका जो अर्थ होता है वो होता है धातुओं का समूह है, इसका अर्थ होता है अलग अलग प्रकार के इसके अंदर धातु मिलती हैं, मैग्नीज हो गया, उसके बाद में लोहा हो गया, वो सारे इसके अंदर धातु मिक्स रहती हैं, और धातुओं के समूह को बोलते हैं टाइटेनियम फेरस मैग्नेटाइट के नाम से जानते हैं। और सब धातु जब मिल जाती है तो इसका रंग कैसा हो जाता है? काला हो जाता है, ये ध्यान रखना। और ये इसका जो विस्तार की अगर मैं बात करूं तो इसका विस्तार कहाँ कहाँ है? एक तो महाराष्ट्र के अंदर आ जाता है, गुजरात के अंदर आ जाता है, राजस्थान में आ जाता है, प्लस में एमपी में भी आ जाता है। और अगर मैं बात करूं तो इधर अपने नीचे वाले उत्तरी कर्नाटक के अंदर भी इसका विस्तार है, उत्तरी कर्नाटक के अंदर भी विस्तार है, थोड़ा भाग तमिलनाडु का भी आता है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी, मेन यही है, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, एमपी और उत्तरी कर्नाटक। राजस्थान के अंदर बात करें तो हड़ौती क्षेत्र कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ के अंदर है ये, हाँ, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ के अंदर है। और फसल की मैं बात करता हूँ, यहाँ पर तो एक फसल मेन इंपॉर्टेंट है, कपास भी होती है, और प्लस के अंदर इसके अंदर कपास सर्वाधिक होती है, और इसके अलावा थोड़ी बहुत मात्रा में, कम मात्रा में इसके अंदर गन्ना भी होता है। कहाँ पे? गन्ना पश्चिम बंगाल के अंदर होता है, सर्वाधिक उत्तर प्रदेश के अंदर भी होता है, लेकिन कुछ भाग की बात की है मैंने, ऐसा नहीं है सर्वाधिक। तो मैंने कपास का ही नाम लिया ना, आप कपास लिख लो, ऐसे तो है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मुख्य फसल कपास ही है। वैसे थोड़ा थोड़ा गन्ना भी मिल जाएगा, कहीं पे चावल भी हो जाएंगे। तो वेस्ट बंगाल का चावल में प्रथम स्थान है, अब ये भी बताऊंगा, वहां पे गन्ना भी होता है, मैं आपको बताऊंगा, कृषि के अंदर बताऊंगा वैसे तो। इस मृदा का काला रंग है वो टाइटेनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है, एक ही नाम है, इसका अर्थ होता है धातुओं का समूह होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अलग अलग करके पढ़ लेना ना, टाइटेनियम फेरस मैग्नेटाइट, सिंपल, एक दो बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आठ मिट्टियों में बांटा गया है, आज हमने 3 मिट्टी पढ़ ली है, कल इस मिट्टी भी कंप्लीट हो जाएगी, और हो सकता है कल एक नया टॉपिक भी स्टार्ट होना हो, या परसों स्टार्ट कर देंगे नया टॉपिक। अब छोटे छोटे टॉपिक बचे हुए हैं भाई, ज्यादा दिन नहीं पकड़ेंगे, 10 या 15 दिनों में ज्योग्राफी पूरी कंप्लीट हो जाएगी अपनी, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। बढ़िया लेवल की कोई दिक्कत नहीं रहेगी साथ में, क्योंकि बड़े बड़े जो टॉपिक थे वो हमने कर लिए हैं, जहाँ से प्रश्न आते हैं, जैसे भौतिक स्वरूप हो गया, नदियां वगैरह हो गई ना, तो वो हमने अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं। बाकी अपने पढ़ेंगे नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर पढ़ेंगे, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे।